जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन शाम था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। वो भारत में चाहता था कि हम साम्राज्य स्थापित करें और भारत से लूट पीट के हम कुछ ले जाए। वैसे तो विदेशी आक्रांता बहुत ने आया और भारत को लूट करके ले गया, लेकिन भारत को लूटने के पीछे भारत के लोगों का ही हाथ था। बाहरी आक्रमण हुआ हो तो उसमें अपना देश का लोग कोई ना कोई मिला हुआ जरूर रहता है। देखिए, मोहम्मद गौरी सिंध प्रांत में बैठा हुआ था। वो भारत में आना चाहता था, लेकिन भारत का में गुजरात में चौहान वंश के एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें जिसका उस समय जो पृथ्वीराज चौहान शासक था, जिसमें मोहम्मद गौरी आना चाहता था। उसी में थोड़ा सा उसी के साइड में मालवा का राजा था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करता था तब दोनों मिल करके उसको बढ़िया से थूर थार के भगा देता था। पृथ्वीराज चौहान ने लगभग मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध किया था इसके साथ में, यानी कि ये 17 बार आक्रमण किया था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भी फिर आक्रमण किया था तराइन जगह पर, जो हरियाणा में अभी है। हरियाणा में एक तराइन जगह था। 1191 में आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसको कहा जाता है प्रथम तराइन का युद्ध। इस युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिल करके इस पर अटैक किया था और उसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ा था ना, तो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके लड़ते थे। थोड़ा सा काम गड़बड़ क्या हो गया, देखिए, भारत के अंदर में अगर कोई भी बाहरी आक्रांता आता है ना, तो भारत के लोग ही उसको बुलवाता है और भारत को लुटवाता है। ये क्या हुआ कि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसका नाम था संयोगिता नाम था इसकी बेटी का नाम। संयोगिता का प्रेम पृथ्वीराज चौहान से हो गया और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संयोगिता के साथ हो गया। देखिए, जब लड़की वाला और महिला वाला बात आ जाता है, प्रेम वाला, तो समझ जाइए कि विनाश की घड़ी चालू है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों आपस में प्रेम कर ली, यानी कि अब ये कहने लगे हम उससे ब्याह करेंगे। पृथ्वीराज चौहान भी कहने लगे हम इसी से ब्याह करेंगे। अब जयचंद और ये दोनों बहुत दोस्त थे और ये जयचंद अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारी बेटी इससे पट गया, इसको फंसा लिया है ये अपने जाल में, तो ये ठगा हुआ महसूस किया और ये कहा कि हमारी बेटी की शादी अब हम कर देते हैं। अब पहले शादी होता था, कहते स्वयंवर रचता था। स्वयंवर में बताता हूँ क्या होता है, यानी कि सारे राजघराने जितने भी होते हैं, राजा महाराजा राजकुमार, सबको न्योता भेजा जाता था। जितने को जानता था सबको न्योता भेजा जाता था कि आइए आप और हमारे स्वयंवर में शामिल हुए। राजा लोग भी, दोनों साइड में कुर्सियाँ लगता था, दोनों साइड में मस्त एकदम पूरे सेट सजाया जाता था और राजा राजकुमार लोग आते थे मस्त एकदम फेयर हैंडसम लगा करके, मूछ पर देसी घी लगा करके, और इसमें बैठते थे। आजकल की लड़की अब मूछे देख के भाग जाएगी। इस कुर्सी पर बैठते थे। वो महिला आती थी आकर के, जिसकी शादी होना था वो महिला आती थी आकर के, जिसके पसंद करती थी, जिसको पसंद आ जाता था उसके गले में वो हार डाल देती थी, उसी से उसका ब्याह हो जाता था। तो ये, और इसमें जयचंद ने क्या किया, इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा और माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जगह पर एक मूर्ति बना दिया गया था। तो संयोगिता को यह बात बहुत खराब लगा और संयोगिता तो इससे मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी, कहता था कि हम इसी से ब्याह करेंगे, दूसरा से करबे ना करेंगे। तो ये संयोगिता ने इसमें किसी को पसंद ना की और तो राजा जयचंद कहा कि पसंद तो करना पड़ेगा। तो ये स्वयंवर का नियम रहता है कि लड़की जिससे चाहे उसी से शादी करे, अगर नहीं पसंद आए तो छोड़ सकता है। ये अधिकार इसका था और ये अधिकार दिया जाता है। महाभारत में भी ऐसे देखते होंगे, बहुत स्वयंवर रचा गया था। और पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि ऐसे ऐसे हमारा घटना हो रहा है, हमारी प्रेमिका की शादी दूसरे से होने जा रहा है। यार घोड़ा वोड़ा निकाला, चल दिया कि हम कहे किसी से कम है। देखिए, अपने यहाँ ना लोग दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचता है, दिमाग से अंदर गहराई तक सोचना चाहिए कि उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। मस्त निकाला कि एकदम, यानी कि बोसगिरी दिखाना है कि हम बहुत बड़े सल्तनत है, बहुत बड़ा आदमी है, हमारा बात कैसे नहीं होगा, ये सब दिखाना। ये घोड़ा वोड़ा निकाल के चढ़ाई कर दिए। जैसे भीष्म पितामह ने भी स्वयंवर में ऐसा ही उनको न्योता नहीं भेजा गया था, तो जाकर के तीनों महिलाओं को उठा करके लाए थे। उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान जयचंद पर अटैक कर दिया और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था और वहाँ से संयोगिता को लेकर के पृथ्वीराज चौहान अपने सल्तनत में आ गया, उससे ब्याह वगैरह कर लिया। ये भी कैका को 5-7 गो ब्याह किया था आदमी। एगो राजा लोग का तो यही बात है, खूबसूरत देखना है, उठा लेना है कि शादी करना है, खूबसूरत कहीं पर मिल गई महिला, शादी कर लेना है। इस तरह से जयचंद की बेइज्जती हो गया। एक तो जयचंद चाहता नहीं था कि इसका शादी एक से होए और इस शादी भी कर लिया और ऊपर से ये इसके घर से उठा करके संयोगिता के लेके चली गई। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी हो गया। अभी दोनों आदमी 1191 में तो प्रथम तराइन का युद्ध लड़ा था और इसका दुश्मन कौन था, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी, क्योंकि चाहता था कि साम्राज्य स्थापित करे। अब क्या हुआ कि ये जयचंद ने विभीषण का काम किए। ये जाके मिल गए किकरा से, मोहम्मद गौरी से।
मोहम्मद गौरी से मिल गए कि भारत पर चलिए हम लोग आक्रमण करते हैं। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया और 1192 में फिर उसी तराइन जगह पर फिर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई शुरू हो गई और मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों साथ में लड़ता था और पृथ्वीराज चौहान अकेला पड़ गया। देखिए, पृथ्वीराज चौहान कमजोर नहीं था, लेकिन उस जयचंद को हर खुफिया रास्ता, हर खुफिया वो जानकारी पूरे पृथ्वीराज चौहान की इसको पता था, जो मोहम्मद गौरी को बता दिया। देखिए, दोस्त को भी अगर कोई मन का बात, दिल का बात हो, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दोस्त का भी दोस्त होता है। तो जयचंद और ने क्या किया, इसके साथ धोखा किया, गद्दारी किया और उसी के साथ में अपने पूरे भारत वंश के साथ, पूरे भारतीयों के साथ गद्दारी किया और इसके विदेशी आक्रांता से मिल गया। और द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों साथ थे। इसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पृथ्वीराज चौहान जब हारा, दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली उस समय का बहुत बड़ा शहर था, बहुत व्यापारिक केंद्र भी था दिल्ली, सबसे बड़ा शहर माना जाता था दिल्ली को। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी ने पूरे उत्तर भारत पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत में सबसे पहला मुस्लिम शासक जो साम्राज्य स्थापित करने वाला था वो मोहम्मद गौरी था, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके धीरे धीरे दिल्ली तक अपना सल्तनत को फैला लिया। और उसको कौन गद्दारी किया था? तो जयचंद ने गद्दारी किया था। देखिए, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद इस संयोगिता की जबरदस्ती शादी कराना चाहता था और पृथ्वीराज चौहान अभी कहते थे कि ना किसी से करें, शादी करा देता, क्या हो जाता है, शादी करा देने से बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं ना होता। तो इसकी सल्तनत भी बर्बाद हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब मोहम्मद गौरी क्या किया कि इस सब युद्ध किया और मोहम्मद गौरी ने सोचा कि देखो ये जयचंद कैसा आदमी है, ये इससे तो शादी कर लिया तो इसका ये दामाद हो गया और इसकी ये बेटी तो था ही। तो जयचंद को मोहम्मद गौरी ने सोचा कि ये सूरा बड़ा हरामी है, ये अपने बेटी दामाद का नहीं हुआ, वो मेरा हो सकता है। अब देखिए विदेशी आक्रांता कितना होशियार था, हम लोग कितना बुड़बक थे। देखिए, भारत के अंदर में जितने भी लड़ाइयाँ हुआ है ना, सब में भारतीयों ने ही अपने दुश्मनों को बुला करके भारत को खोखला किया है। आज भी हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहते हैं। देखिए, भारत के अंदर में इतना बेहतरीन बेहतरीन बुक है महाभारत। जैसे महाभारत किसकी वजह से हुआ? ज्यादातर शकुनी मामा की वजह से हुआ। शकुनी मामा ने बार बार उसमें उंगली करते रहता था। और रामायण में भी बताया गया कि रावण को हराने का सबसे बड़ा जो मकसद था, उनके भाई जो थे विभीषण, वो थे। देखिए, भारत के अंदर में जो किताब बना है, उस किताबों को, भारतीय संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं ने पढ़ करके होशियार हो गया कि कैसे किसी को बेवकूफ बना करके उस पर सल्तनत को हथियाना चाहिए, वो अपना लिए। लेकिन हमारे देश के अंदर में, हमारे संस्कृति के अंदर में जो किताब बना, उस किताब पर हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं और उस किताब पर हम लोग अमल नहीं कर पाते हैं। पढ़ के हम लोग समझ नहीं सकते ये क्या होता है। लेकिन विदेशी लोग उस पर पढ़ के उल्टे हमें लोग पर वो अत्याचार करके चला जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। आज भी इन जयचंद जैसे लोगों का वंश आज भी भारत में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते रहता है और वो लोग संसद में बैठता है और बहुत बड़े बड़े नेता के रूप में रहता है। भारत के अंदर में देखिए, कोई भी हिंसा होता है तो हिंसा के पीछे आम आदमी नहीं, कोई नेता होता है। इतिहास बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। हम लोग इतिहास का हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, इतिहास ऑनर्स या इतिहास पढ़ते हैं, तो हम लोग सिर्फ एग्जाम से 2-3 महीना पहले पढ़ लेते हैं कि बस एग्जाम पास करना है। इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो हर वो एक चीज की दवा है, उसमें इलाज है कि आप कैसे किसी विदेशी आक्रांता से बच सकते हैं, कौन सा गलती जो किया उस गलती को हम लोग संभालेंगे कैसे, हर चीज। लेकिन हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं सिर्फ पास करने के लिए, एग्जाम पास कर गए बस हो गया। इतिहास बहुत बेहतरीन चीज है। आप इतिहास के किताब को कम से कम खाली बैठिए तो जरूर पढ़िए कि कैसे विदेशी आक्रांता ने हम लोगों पर कैसे अत्याचार किया। मोहम्मद गौरी सोचा कि ये जयचंद अपनी बेटी दामाद का नहीं हुआ, वो क्या मेरा हो सकता है? इतना बड़ा धोखाबाज आदमी, इसका तो फायदा उठा के पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन ये मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में, ठीक इसके 2 साल बाद चंदवार के युद्ध में इस जयचंद को भी मार के निपटा दिया। अब देखिए, ये जानता था, कितना होशियार आदमी था कि इसका यूज करके इसको हरा दिया और ये कमजोर पड़ गया तो फिर इसको भी 1194 में हरा दिया चंदवार के युद्ध में, जैसे अंग्रेज करता था। और हम लोग को आज भी समझ में नहीं आता, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। जब मोहम्मद गौरी इन चंदवार के युद्ध में, प्रथम तराइन के युद्ध में, द्वितीय तराइन के युद्ध में ये बिजी था, व्यस्त था, तो उस समय इसका मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, हमेशा ये मोहम्मद गौरी के साथ रहता था, ये जहां रहता था उसका गुलाम था। गुलाम का मतलब ये खरीदा हुआ आदमी, परमानेंट, एकदम अस्थायी रूप से। पहले गुलामों का भी बाजार लगता था और गुलाम खरीद के आता था और उसका भी सरकारी उनके दस्तावेज वगैरह सर्टिफिकेट होता था कि हाँ इसका मालिक हम खरीद के लाए। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी इस सब युद्ध में व्यस्त था, तो कुतुबुद्दीन
ऐबक ने क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की बेटी से मोहब्बत कर लिया, यानी कि उसकी बेटी को फंसा लिया। देखिए, इसकी बेटी को फंसा लिया, ये पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को फंसा लिया, और इस सब काम में ये बिजी था युद्ध में। तो उस समय मोहम्मद गौरी का जो बेटी था उसको फंसा लिया ओकर गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक फंसा लिया। और मोहम्मद गौरी को जब ये बात पता चला कि हमारी बेटी को कोई मोहब्बत कर लिया है, फंसा लिया, तो राजा था, गुस्सा गया। लेकिन फिर भी देखो कितना होशियार था, उन्होंने देखा कि देखिए लड़की औरत ब्याह के चक्कर में ये अपना दोनों आदमी सल्तनत गंवा दिया है, अपना सल्तनत खत्म कर दिया, शासन खत्म हो गया। अब हम वही गलती करेंगे तो हो सकता है कि हमारा भी सल्तनत गायब हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बेटी की शादी कर दी, गुलाम से शादी कर दिया। गुलाम से शादी कर दिया तो मोहम्मद गौरी फिर अफगानिस्तान चला गया, और यहाँ पर सोचा कि हम किसको यहाँ पर राजा बनाए, एक अधिकारी होना चाहिए देख रेख करने के लिए। उन्होंने सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम है, उसके पास तो रहने के लिए खुद घर ने खुद खरीदा के आया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सल्तनत पर उप अधिकारी बना दिया। जैसे जैसे ये ऑर्डर मारता था वैसे वैसे काम करता था, यहाँ से जो भी लूट उट के टैक्स वगैरह सब पैसा ले जाता था वहाँ पर। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर उप अधिकारी बनाया, राजा नहीं बनाया। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो ये मारा हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक, सोचा कि अब हम तो अलग हो गए, हमको देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को गौर साम्राज्य से अलग कर दिया। यानी मोहम्मद गौरी जो भारत में सल्तनत स्थापित किया ना, तो गौर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो गौर साम्राज्य से अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में अलग किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, जो 1206 से लेकर के 1526 तक था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आए। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आया वो गुलाम वंश आया। जब मैं गुलाम वंश फिर मैं चर्चा करूंगा बताऊंगा कि इसका गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा। उसके बाद जो गुलाम वंश आया 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। उसके बाद आया खिलजी वंश जो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। उसके बाद आया तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1414 तक रहा। उसके बाद आया सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा। उसके बाद आया लोदी वंश जो 1451 से 1526 तक आया। इसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया। तो मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में नहीं आता, वो अलग है, वो अलग साम्राज्य है। देखिए, सबसे छोटा साम्राज्य जो था खिलजी वंश था, और सबसे लंबा जो था वो तुगलक वंश था। ये खिलजी वंश छोटा था लेकिन बड़ा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो आया था बड़ी तांडव मचाया था, बहुत तांडव मचाया था। इसी पर पद्मावत फिल्म बना हुआ है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक, ऐसे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन गुलाम वंश का सबसे जो पहला शासक था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक बना। गुलाम वंश इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी राजा बना सब उसमें गुलामे राजा बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और उसमें सबसे पहला गुलाम वंश का यही स्थापना किया था। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बाद में उसे आजाद किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानी प्रवृत्ति का आदमी था। ये लोगों को लाखों लाखों इनाम देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि लाख बख्श रखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि लाख बख्श रहेगी। इनके गुरु का नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, और ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में, यानी अपनी गुरु की याद में, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाने की नींव डाली, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य नहीं करवा पाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में सबसे पहली बार 2 मस्जिदें बनवाई। उत्तर भारत में बनने वाला सबसे जो 2 मस्जिदें पहली थी वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। ये उत्तर भारत का सबसे पहला मस्जिद है। ऐसे जैसे मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि 629 ईस्वी में भारत में सबसे पहली मस्जिद बनने वाला चेरामुन जुमा मस्जिद केरल में है, लेकिन उत्तर भारत में सबसे पहली बनने वाला जो मस्जिद है वो कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो दिल्ली और अजमेर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये लोग मुस्लिम थे, इनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें चाहिए, तो इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी। ये लाहौर से शासन किया, ये अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले गया, वहां से शासन करना शुरू किया। राजा लोगों का एक खेल होता है चौगान पुली, घोड़े पर खेल खेला जाता है। तो वही खेल हो रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया, घोड़ा खान दिया, घोड़ा लाते घोड़े हचार मचार दिया, कचार दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक की वही मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसा लिया और शादी कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एक गुलाम को खरीद के लाया और अपने पास रखता था। उसका नाम था इल्तुतमिश। उसका नाम था इल्तुतमिश। ये अजीब नाम है भाई, थोड़ा अजीब नाम। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये भी क्या किया, एक बेटिया पर लाइन मारता था, बार बार लाइन मार के एक बेटियों का भी फंसा लिया। इसकी बेटी को फंसा लिया
अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखो कितना होशियारी किया, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जैसे नहीं किया, आराम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटिया के ब्याह अपने गुलाम से कर दिया। देखिए तो गुलाम वंश में जो पहला शासक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और दूसरा शासक आया जो एकर गुलाम इल्तुतमिश था, ओकरा बाद रजिया आई तो रजिया गुलाम न थी, उसके बाद बलबन आया तो वो गुलामे था, तुर्काने चहलगाम में था, मैं आगे बताऊंगा। तो कुतुब इसमें जितने राजा बना सबके सब गुलामे बना, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।